अर्थात प्रतिरक्षा और रक्त समूह। इसमें आधे चैप्टर का पढ़ने अध्ययन कर लिया था, जिसमें अपन ने इम्यूनिटी पढ़ ली। आज अपना टॉपिक होगा ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप के अंदर हम साथ में एक छोटा सा आपके बिंदु दिया हुआ है रक्त। तो पहले तो अपन रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद अपन रक्त समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ छोटे बिंदु हो रहेंगे, जैसे RH कारक क्या होता है। इसके अलावा अपन एक रोग देखेंगे गर्भ रक्ताणुपूरकता, जिसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटोलिस। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रक्त और रक्त समूह से। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्राणियों के अंदर एक तरल चिपचिपा व गाढ़े रंग का पदार्थ होता है, और इसका जो रंग होता है ये कैसा होता है, लाल होता है। सीधी सी बात ये हो गई कि सभी प्राणियों में एक तरल चिपचिपा व गाढ़े लाल रंग का पदार्थ होता है, जिसे हम किसके रूप में जानते हैं, रक्त या ब्लड के रूप में इसको हम जानते हैं। अर्थात रुधिर का जो रंग जो लाल होता है ये एक वर्णक के कारण होता है, और इस वर्णक का नाम आपको ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन। शॉर्टकट में आप इसको बोलोगे HB, और हीमोग्लोबिन को ही प्यारे विद्यार्थियों श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। तो सीधी सी बात हो गई कि रुधिर एक लाल रंग का तरल चिपचिपा व गाढ़ा पदार्थ होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, रक्त का pH मान होता है 7.4। अब जैसा कि अपन pH स्केल में अपन को पता है कि यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है, और यदि 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है, और यदि वह उस विलयन का pH मान 7 हो तो वह विलयन उदासीन प्रकृति का होता है। तो रक्त का pH मान 7.4 है। इसका मतलब ये एक क्षारीय विलयन है, लेकिन क्षारीय तो है, लेकिन इसको हम बोलेंगे हल्का क्षारीय, ये प्रबल क्षारीय नहीं है। तो रक्त का pH मान 7.4 होता है, अतः यह एक हल्का क्षारीय द्रव होता है जो तरल चिपचिपा और लाल रंग का होता है। अब रक्त के अंदर ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, रक्त को अपन यहाँ पे देखो दो फॉर्मेटों में अपन ने देखो डिवाइड कर दिया। एक तो होता है इसका निर्जीव भाग, और एक होता है इसका सजीव पोर्शन या सजीव भाग। तो रक्त का जो तरल जो निर्जीव पदार्थ होता है उसको तो अपन बोलेंगे प्लाज्मा, और जो इसका सजीव जो भाग होता है इसमें आती है कणिकाएं। ये अपन लिख देंगे कणिकाएं, जिसको अपन बोलते हैं सेल। क्या बोलेंगे, सेल। इसका मतलब ये हुआ कि रक्त का तरल निर्जीव पदार्थ को प्लाज्मा कहलाता है, और इसका जो सजीव जो भाग होता है वो कणिकाएं होती है। अब कणिकाएं रक्त में 3 प्रकार की होती है। पहली होती है RBC, दूसरी होती है WBC, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। अर्थात रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, जिसके नाम आपके क्या क्या हो गए, RBC, WBC, और तीसरा हो गया प्लेटलेट। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपके 1 नंबर का छोटा प्रश्न बनता है जो आपको ध्यान रखना है। RBC रक्त में गैसों के परिवहन व विनिमय में भाग लेती है। WBC हमें क्या करती है, जो रोगाणु होते हैं इनसे क्या प्रदान करने का काम करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। प्लेटलेट्स क्या करती है, तो प्लेटलेट्स हमारे चोट ग्रसित जो भाग है वहां पे रुधिर का थक्का बनाकर रुधिर के स्राव को बहने से रोकती है। अर्थात रुधिर का क्या बनाकर थक्का, जहां जिस भाग पे तुमको चोट लगी है उस भाग पर रुधिर का थक्का बनाकर उस भाग से रुधिर के स्राव को बहने से रोकती है। तो यहाँ से आपसे सीधा प्रश्न ये पूछता है कि रक्त की कौन सी कोशिका गैसों के परिवहन में विनिमय में संलग्न होती है, तो आपको उसका आंसर देना है RBC। कौन सी कोशिका रोगाणुओं से शरीर को प्रतिरक्षा या सुरक्षा देती है, तो WBC। शरीर में रुधिर का थक्का बनाकर रुधिर के स्राव को बहने से कौन रोकती है, तो आपका सीधा आंसर देना है प्लेटलेट्स। अगर पूछे कि रक्त का pH मान कितना होता है तो आपको बताना है 7.4, जो कि एक हल्का क्षारीय द्रव होता है। रक्त का पूछने की रक्त का तरल निर्जीव पदार्थ कौन सा
सजीव पार्ट क्या है, तो आपको बताना है कणिका है। पूछ ले कि कणिकाओं के प्रकारों के नाम लिखो, तो रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं या सेल होती है, जो आराम से आप बताओगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अब आरबीसी को आप बोलोगे देखो रेड, बी से बढ़ जाएगा ब्लड और सी से आपका बढ़ जाएगा सेल, इसका मतलब हो गया लाल रुधिर कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी से आपका बढ़ता है व्हाइट और बी से बढ़ जाएगा ब्लड और सी से बढ़ जाएगा आपके सेल, अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो रक्त के 2 पार्ट होते हैं, तरल लिक्विड पदार्थ जो प्लाज्मा कहलाता है, और इस प्लाज्मा के कारण ही रुधिर तरल अवस्था में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो रुधिर का ठोस भाग होता है वो कणिकाएं होती है, जो कि रुधिर का सजीव भाग कहलाती है। अब अपन आगे का एक पॉइंट इसमें जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, रक्त समूह। रक्त समूह को अपन बोलते हैं इंग्लिश में ब्लड ग्रुप। अब सभी व्यक्तियों के शरीर में अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। अब ब्लड ग्रुप्स का निर्धारण कैसे किया, किस आधार पे किया, और ब्लड ग्रुप के बारे में अपन और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने पॉइंट डाल दिया रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, और ये बात है भाई 1901 की। तो 1901 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने क्या किया, मनुष्य की सतह, मनुष्य की जो आरबीसी है, ये अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य के रक्त में 3 प्रकार की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो मनुष्य के ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, इसकी सतह पर इन्होंने प्रतिजन देखे, और कितने प्रतिजन या एंटीजन देखे, 2 प्रतिजन देखे। एक का नाम था एंटीजन ए और दूसरा प्रतिजन आपके हो गया एंटीजन बी। अर्थात सीधी सी बात है, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजनों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया। अर्थात रक्त की आरबीसी की सतह पर कितने प्रकार के प्रतिजन देखे इन्होंने, 2 प्रकार के प्रतिजन देखे। एक था प्रतिजन ए या एंटीजन ए, दूसरा प्रतिजन बी या इसको बोलेंगे एंटीजन बी। इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने रुधिर को कुल कितने वर्गों में बांटा, तो कुल 4 वर्गों में बांटा, और इस व्यवस्था को एबीओ समूहीकरण के नाम से भी जानते हैं, एबीओ समूहीकरण। तो सबसे पहला प्रश्न जहां से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न आ चुका है बोर्ड के अंदर कि रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। कब किया, तो आपको बताना है 1901 में रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया। अब इन्होंने क्या देखे कि मनुष्य की जो आरबीसी है उसकी सतह पर इन्होंने 2 एंटीजन देखे, एक का नाम एंटीजन ए, दूसरे का नाम एंटीजन बी। और एंटीजन को आप चाहो तो हिंदी में प्रतिजन भी कह सकते हो, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। अब इनकी उपस्थिति, भाई रक्त में इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे रक्त को कुल कितने वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में बांटा, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, एबीओ समूहीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से सीधा प्रश्न ये बनता है कि एबीओ समूहीकरण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है क्या कि रक्त में आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजनों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को कुल 4 वर्गों में बांटा है, ए बी ओ, और इसे ही किसके नाम से जानते हैं, एबीओ समूहीकरण। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर देखो ब्लड ग्रुप ए भी है, इसमें ब्लड ग्रुप बी भी है, इसमें देखो ब्लड ग्रुप ए बी भी है, और इसमें ब्लड ग्रुप क्या है, ओ बी है। अतः इसको हम किसके नाम से जानते हैं, एबीओ समूहीकरण के नाम से जानते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रक्त का कुल कितने वर्गों में वर्गीकरण हो गया, 4 वर्गों में, ए बी ओ। अब तुम्हारे से पूछे कि ये वर्गीकरण किस आधार पर हुआ, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, आरबीसी की सतह पर कितने एंटीजन देखे थे, 2, उनकी
उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर को कितने वर्गों में बांट दिया? 4 वर्गों में। कौन कौन से? ए बी ओ, और इसको ही हम किसके नाम से जानते हैं? एबीओ समूहीकरण के नाम से जानते हैं। अब हम क्या देखेंगे? एक तालिका बनाएंगे और एक चार्ट के द्वारा हम इस एबीओ समूहीकरण के विभिन्न रुधिर वर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे मैंने डाला रक्त समूह। अब रक्त समूह मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो, रक्त के अंदर एक तो होते हैं एंटीजन या प्रतिजन, और एक होते हैं रक्त में एंटीबॉडी या जिसको अपन बोलते हैं प्रतिरक्षी, जो अपन ने पूर्व में अध्ययन कर लिया था। तो एक तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एंटीजन, और एक मैं यहाँ पे डालूंगा प्यारे विद्यार्थियों एंटीबॉडी। अब बताओ, टोटल हमारे पास रक्त के कितने प्रकार है? 4 है। पहला रक्त समूह कौन सा है? ए रक्त समूह। दूसरा आ गया बी रक्त समूह, तीसरा आ गया ए बी रक्त समूह, और चौथा हो गया ओ रक्त समूह। तो कुल टोटल सीधा सा ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं कई बार कि मनुष्य में रुधिर के कुल कितने वर्ग हैं, इनके नाम लिखो, तो सीधा ए बी ओ। अब अपन देखेंगे कि भाई कौन से रक्त समूह में आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन उपस्थित होता है। भाई वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? रक्त की सतह पर पाए जाने वाले कितने एंटीजन? 2, एंटीजन ए और एंटीजन बी। रक्त में इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कुल कितने वर्ग बना दिए? 4। अब प्यारे विद्यार्थी ध्यान दो, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है तो डेफिनेटली उसके ब्लड में आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन ही होगा। अर्थात जिस व्यक्ति के रक्त की आरबीसी पर ए एंटीजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का रक्त समूह बी वर्ग का है तो उसकी आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन पाया जाता है, और यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है तो उसकी आरबीसी की सतह पर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह क्या है? ओ, तो इसकी आरबीसी एंटीजन से विहीन होती है, अर्थात इसकी आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अर्थात रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति की आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्रॉस। अब एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन की विपरीत होगी, ध्यान रखना, एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन की विपरीत होती है। कभी भी रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होती। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो रक्त संवहन की विधि के द्वारा संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाता है और व्यक्ति की इससे मृत्यु भी हो जाती है। अब यदि व्यक्ति का भाई ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, बी है तो बी है, ए बी है तो दोनों एंटीजन है, ए और बी दोनों, यहां मैं लिख देता हूं, दोनों एंटीजन हो गए। जबकि रक्त समूह के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता। अब एंटीबॉडी पे आ जाओ। अब बताओ, यदि रक्त समूह ए है तो इसमें आईजीएम प्रकार की, भाई अपन ने प्रतिरक्षियों के प्रकार देखे थे एंटीबॉडी के कि ये 5 प्रकार की होती है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी और आईजीई। तो बताओ, रक्त समूह ए वाले व्यक्ति के रक्त में आईजीएम प्रकार की कौन सी एंटीबॉडी होती है? बी। इसी प्रकार बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग बी है तो बताओ अब उसकी एंटीबॉडी क्या होगी? इसकी विपरीत क्या होगी? ए होगी। अब आगे चलो, भाई इसकी ए की विपरीत बी हो गई या बी की विपरीत ए हो गई। अब आ जाओ ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर, तो भाई ए बी के अंदर तो देखो दोनों ही एंटीजन है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। अब क्या करें? तो अब देखो एंटीजन और ए बी है, एंटीजन बी भी है, अर्थात जिस व्यक्ति का रक्त समूह ए बी होगा उसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, न ए होगी न कौन सी होगी? बी होगी। अब बताओ, रक्त समूह ओ है, ओ में बताओ कोई एंटीजन है क्या? तो आप कहोगे कि भाई नहीं है, तो नहीं है तो इसमें दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए व एंटीबॉडी बी, अर्थात दोनों ही प्रतिरक्षी इसमें उपस्थित होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि रक्त समूह ए में बताओ कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, तो आपको लिखना है ए। पूछ ले कि रक्त समूह ए के अंदर कौन
जाते तो आपका आंसर देना है बी, लेकिन ज्यादा प्रश्न पूछेगा ए बी में से ओ में से। पूछेगा कि बताओ किस रक्त समूह की आरबीसी की सतह पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो आप बताओगे ए बी। पूछ ले कि किस रक्त समूह की आरबीसी पर दोनों एंटीजन होते हैं, तो बताओ किसमें, ए बी में। पूछ ले किस रक्त समूह किस रक्त वर्ग में आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं होता, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, ओ। अब इस चार्ट को एक बार दोबारा से पुनः ध्यान से देखो और अब इस चार्ट को आपकी सहायता से मैं पूरा करूंगा बोर्ड के ऊपर, तो आप भी मेरा साथ दोगे इसके अंदर तो ये चार्ट अपना पूरा हो जाएगा। अब बताओ भाई एंटीजन तो भाई सेम ही होगा, चलो सिंपल भाषा में समझ लो आप कि एंटीजन तो आपका सेम होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो सेम लिख दो, एंटीजन तो सेम होगा, केवल ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा। तो अब तुम मेरे को बताओ अगर रक्त समूह ए है तो इसका एंटीजन क्या होगा, ए। बताओ इसकी विपरीत करो, इसकी एंटीबॉडी क्या होगी, बी। पर ब्लड ग्रुप बी है तो बताओ एंटीजन क्या होगा, बी, सेम होंगे एंटीजन, इसकी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए। बताओ इसमें दोनों ए बी रक्त समूह में दोनों एंटीजन होंगे, ए व बी दोनों। अब बताओ दोनों है तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, अतः इसमें दोनों एंटीबॉडी होगी, ए व बी दोनों एंटीबॉडी इसमें उपस्थित होंगी। तो मेरे अनुसार आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। अब इस चार्ट में से देखो दो प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे कि रक्त समूह ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, अतः रक्त समूह ओ सभी वर्गों को रुधिर दे सकता है, अतः रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, अर्थात इसको बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर। डोनर का मतलब होता है दाता। तो सीधा सा प्रश्न बढ़ता है कि सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है रक्त समूह ओ को। नंबर 2 बार रक्त समूह ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, अर्थात इसमें एंटीबॉडी नहीं है, तो ये सभी वर्गों से रुधिर क्या कर सकता है, ले सकता है, अर्थात इसको बोलेंगे सर्वग्राही। तो बताओ किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है रक्त समूह ए बी, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। और किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है ओ, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो सर्वदाता रक्त समूह अपना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ओ, और सर्वग्राही अपना रक्त समूह हो जाएगा कौन सा, ए बी। तो अब ध्यान से सुन लो रक्त समूह के बारे में अपन ने क्या क्या बातें की थी। तो रक्त समूह सर्वप्रथम वैज्ञानिक कॉर्न लैंडस्टीनर ने सन 1901 में रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया। इन्होंने आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले क्या प्रतिजन, जिनको हम बोलते हैं एंटीजन, इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर का अलग अलग समूहों में क्या किया, वर्गीकरण किया। तो जैसे और एग्जांपल इधर आ जाओ, जैसे रक्त समूह ए है तो ए रक्त समूह में एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए। बी में एंटीजन बी, ए बी रक्त समूह में दोनों एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, जबकि रक्त समूहों में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीबॉडी एंटीजन से विपरीत होगी, ए रक्त समूह की एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी। बी की बताओ एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए बी में दोनों एंटीजन है तो इसकी एंटीबॉडी नहीं होगी, और रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं है तो इसमें दोनों एंटीजन ए और बी पाई जाती है। अब रक्त समूह ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, अतः यह सभी वर्गों को रुधिर दे सकता है, इसलिए इसे बोलेंगे सर्वदाता। और ए बी रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, अतः ये सभी वर्गों से रुधिर ले सकता है, अतः इसको बोलेंगे सर्वग्राही। अब मैं आपको बता देता हूं कौन किसको रुधिर दे सकता है और किससे रुधिर ले सकता है। तो अपने पहले तो चारों वर्ग लिखो भाई साहब, ए बी ओ। अच्छा एक चीज ध्यान, सेम वाले दे सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे सपोज करो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो तुम मेरा ले लो रक्त और मैं तुम्हारा रक्त ले सकता हूँ। समझ आ रही बात। तुम्हारा रक्त समूह मान लो क्या है, बी है, और मेरा रक्त समूह मान लो बी है, तो अपना सेम हो गया। तो अपन दोनों रुधिर ले सकते हैं और मैं तुम्हें रुधिर दे सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखना किन कंडीशन में रुधिर नहीं ले सकते। अब तुम बताओ ए वाला ए को क्या कर सकता है, रुधिर दे सकता है, और ए से क्या कर सकता है, ले लेगा। बी वाला जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या है, बी है,
किस में आएगी? ओ में एबी में आएगी, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं और एबी में कोई एंटीबॉडी नहीं है। ओ क्या है? सर्वदाता। तो ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। अतः इसे बोलेंगे सर्वदाता। ए बी ए से भी लेगा तो ये सर्वग्राही है, बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा, इसलिए ये हो गया, बताओ क्या? सर्वग्राही। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रक्त समूह ओ को हम सर्वदाता कहते हैं और रक्त समूह ए बी को हम सर्वग्राही रक्त समूह के नाम से जानते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन बात करेंगे एक पॉइंट जिसका नाम है RH कारक और इंग्लिश में इसको बोलते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर। अब RH कारक क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो भाई, अपन ने एक बात ये पढ़ ली कि रक्त में आरबीसी की सतह पर दो एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर तो रक्त समूह का वर्गीकरण हो गया, लेकिन आगे चलकर 1940 के अंदर आता होगा, 1940 में दो व्यक्ति के साथ, एक का नाम तो आपको पता है लैंडस्टीनर था और इसके साथ एक वैज्ञानिक और आ गया व्हीलर। तो दो वैज्ञानिक हो गए अभी, एक का नाम तो लैंडस्टीनर और दूसरा आ गया व्हीलर। तो लैंडस्टीनर और व्हीलर ने सन 1940 में एक बंदर था जिसका नाम था मकाका रिसस। बंदर का नाम आपको ध्यान रखना है, मकाका रिसस। तो ये जो मकाका रिसस नामक बंदर था, मकाका रिसस नामक बंदर की आरबीसी पर इन्होंने एक और एंटीजन देखा या कह दो एक और प्रतिजन देखा और उस प्रतिजन को नाम दिया RH प्रतिजन। प्यारे विद्यार्थियों, 2018 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न आया था कि रक्त में आरबीसी की सतह पर ए व बी प्रतिजन के अलावा और कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा, बताओ कौन सा प्रतिजन? RH प्रतिजन या RH एंटीजन। तो मकाका रिसस नामक जो बंदर था, इसकी आरबीसी पर कौन से प्रतिजन की पहचान की गई? RH प्रतिजन की पहचान की गई। अब ये जो RH प्रतिजन है, जो RH कारक है, ये 417 एमिनो अम्लों 417 एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ एक क्या है? प्रोटीन है। भाई एंटीजन जो होते हैं एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, तो ये भी बताओ कितने एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ प्रोटीन है? तो 417। खोज किस बंदर में हुई इसकी? तो इसकी खोज हुई मकाका रिसस नामक बंदर में हुई। अब जिस व्यक्ति के रक्त में अगर RH कारक पाया जाता है तो वो व्यक्ति तो कहलाएंगे RH पॉजिटिव। ये शॉर्टकट में लिख देंगे ऐसे RH पॉजिटिव, या हिंदी में बोलोगे तो RH धनात्मक बोल दो। और जिन व्यक्तियों के रक्त में RH कारक नहीं पाया जाता उन्हें बोलेंगे RH नेगेटिव। शॉर्टकट में तो हिंदी में इसको बोल दो RH ऋणात्मक और पॉजिटिव को बोल दो धनात्मक। तो जिन व्यक्तियों के रक्त में RH कारक पाया जाता है उन्हें बोलेंगे RH धनात्मक और जिन व्यक्तियों के रक्त में RH कारक नहीं पाया जाता उनको बोलेंगे RH ऋणात्मक। विश्व में करीबन 85% आबादी वाले जो लोग हैं वो है RH पॉजिटिव या धनात्मक और शेष 15 जो प्रतिशत जो बच गए हैं उनके रक्त में RH कारक नहीं पाया जाता है। अतः ये है RH ऋणात्मक या RH नेगेटिव है। तो एक बार दोबारा से ध्यान से देख लो RH कारक। तो RH कारक की खोज 1940 में दो वैज्ञानिक लैंडस्टीनर और व्हीलर के द्वारा किस बंदर में? तो मकाका रिसस नामक जो बंदर था, इसकी आरबीसी पर RH प्रतिजन की खोज हुई और ये RH प्रतिजन कितने एमिनो अम्लों से? 417 एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है, जो मानव की आरबीसी पर भी पाया जाता है। अब जिन व्यक्तियों की आरबीसी की सतह पर RH प्रतिजन या RH कारक पाया जाएगा वो RH पॉजिटिव हो जाएंगे और जिन व्यक्तियों की आरबीसी की सतह पर RH कारक नहीं पाया जाएगा वो आपके RH क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। अगर प्रश्न पूछ ले कि विश्व में कितने प्रतिशत आबादी RH पॉजिटिव वालों की है तो सीधा उत्तर 85%, नेगेटिव वालों की पूछ ले 15%। अब प्यारे विद्यार्थियों, RH कारक कुल 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान दो, RH कारक कुल 5 प्रकार के होते हैं। RH कैपिटल D, RH कैपिटल C,
RH स्मॉल सी, RH कैपिटल ई, RH स्मॉल ई। तो टोटल यहाँ बताओ मैंने कुल इनके कितने प्रकार लिए? 5। अर्थात RH कारक कुल 5 प्रकार के हो गए आपके। RH कैपिटल D ये तो है, ये कैपिटल C स्मॉल सी, कैपिटल E स्मॉल ई। अब मनुष्य में इसकी आवर्तीता देख ले भाई, कितने कितने प्रतिशत में उपस्थित होते हैं। RHD ये मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक 85%, RH कैपिटल C 80%, RH स्मॉल c 80%, RH कैपिटल E 30%, RH स्मॉल e 78% आवर्तीता के अनुसार उपस्थित होते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बढ़ता है कि सभी RH कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रतिरक्षा जनित RH कारक कौन सा है? तो उत्तर होगा RHD। तो RHD आपको ध्यान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से बोर्ड में प्रश्न बनने का हमेशा चांस रहता है 1 नंबर का कि सभी RH कारकों में सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनित या महत्वपूर्ण RH कारक कौन सा होता है? तो आपको बताना है RHD। तो ये पॉइंट आपको मेरे कोडिंग अच्छे से पता लगा होगा कि अपन ने जहाँ पे स्टार्ट किया था इस पॉइंट को रक्त और रक्त समूह से। पहले अपन ने रक्त समूह पढ़ा, उसके बाद अपन ने पॉइंट देखा था RH कारक। अच्छा, अब एक बिंदु यहाँ से बढ़ता है कि भाई RH समूहीकरण किसे कहते हैं? RH समूहीकरण क्या होता है? एक पॉइंट अपन ने देखा कि ABO समूहीकरण क्या होता है? ABO समूहीकरण। तो यहाँ से इस चैप्टर में से एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों छोटे होंगे। तो छोटे प्रश्न पूछने का हमेशा इसमें सर्वाधिक चांस रहता है। तो सीधा आपसे पूछेगा ABO समीकरण क्या है और RH समीकरण क्या है। तो ABO समीकरण की सीधी सी परिभाषा क्या होगी कि RBC की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन A और प्रतिजन B इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे रक्त को कुल कितने वर्गों में बांटा? 4 वर्गों में, A B ABO, इसे तो बोलेंगे ABO समूहीकरण। और पूछ रहे कि भाई RH समीकरण क्या है? तो सीधी सी बात हो गई कि RBC की सतह पर पाए जाने वाला कौन सा प्रतिजन? RH प्रतिजन। तो जिन व्यक्तियों के रक्त में या RBC की सतह पर RH प्रतिजन पाया जाता है वे RH पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों के रक्त में RH कारक नहीं पाया जाता वो RH नेगेटिव। इस व्यवस्था को बोलते हैं RH समूहीकरण। तो यहां तक मेरे को लगता है किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रक्तदान के समय ब्लड ग्रुप और RH कारक इनका मिलान अत्यंत आवश्यक है। रक्तदान के समय रक्त रुधिर वर्ग का और RH कारकों का मिलान अत्यंत आवश्यक है। अब क्यों? इधर ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, यदि मान लो कि एक व्यक्ति RH क्या है? पॉजिटिव है, और एक व्यक्ति आपका क्या है? RH क्या है? नेगेटिव है। यदि ये आपका धनात्मक रुधिर वर्ग का व्यक्ति हो गया और ये आपके RH ऋणात्मक रुधिर का व्यक्ति हो गया, यदि RH धनात्मक व्यक्ति का रुधिर RH ऋणात्मक वाले व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए, सपोज आप देखो जो रुधिर देने वाला होता है उसको तो बोलते हैं दाता, डोनर हो गया, और जो रुधिर लेने वाला होता है वो एक्सेप्टर या क्या होता है? आपका ग्राही होता है। तो देने वाले को बोलेंगे दाता और रुधिर लेने वाले को आप बोलोगे क्या? ग्राही। तो भाई मैं क्या कर रहा हूं कि एक व्यक्ति RH पॉजिटिव है, जो रुधिर किसको दे रहा है? RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को दे रहा है। इसका मतलब RH पॉजिटिव वाला क्या है? दाता है, और RH नेगेटिव वाला आपका क्या है? ये सीधा सीधा आपका ग्राही है। यदि RH पॉजिटिव रुधिर वर्ग वाला जो व्यक्ति है अगर RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को रुधिर देता है तो ग्राही के शरीर में IgG कारकों की प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। अब ये क्या करती है? ये प्रतिरक्षी जो आपका ग्राही है इसकी RBC से क्या करेगी? क्रिया करेगी, और RBC को रुधिर संवहन विधि के द्वारा क्या कर देगी? नष्ट कर देगी, जिससे रक्त में एक हानिकारक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है जिसका नाम है बिलिरुबिन। उस हानिकारक पदार्थ का नाम क्या है? बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन की
अधिकता दो अंगों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। एक तो यकृत जिसको अपन बोलते हैं लीवर, और दूसरा आपको हो गया प्लीहा जिसको बोलते हैं स्प्लेन। तो प्लीहा और यकृत इन अंगों को हानि पहुंचाती है। यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है कि रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता किन अंगों को हानि पहुंचाती है? तो यकृत और किसको? प्लीहा को हानि पहुंचाती है। यदि RH पॉजिटिव जो दाता है कारक पॉजिटिव, तो RH धनात्मक वाले व्यक्ति का रुधिर RH ऋणात्मक वाले व्यक्ति को क्या कर दिया जाए? स्थानांतरित। तो ग्राही के शरीर में IgG कारकों की प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है, जो ग्राही के शरीर के अंदर RBC को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी, और नष्ट करने के बाद शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक बनती है, जो कि किन अंगों को हानि पहुंचाती है? यकृत और प्लीहा जैसे अंगों को हानि पहुंचाती है। इसके बाद अब इससे जुड़ा हुआ RH कारकों से जुड़ा हुआ इनसे संबंधित एक रोग अपन पढ़ेंगे, और उस रोग का नाम है गर्भ रक्ताणुकोरकता। और गर्भ रक्ताणुकोरकता को अपन इंग्लिश में बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटोलिस, गर्भ रक्ताणुकोरकता। तो यहाँ से प्रश्न एक दो बार एग्जाम में बन चुके हैं छोटे प्रश्न। तो पॉइंट अपना है गर्भ रक्ताणुकोरकता, गर्भ रक्ताणुकोरकता। इस इंग्लिश में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलिस जिसको अपन बोलते हैं। अब ये गर्भ रक्ताणुकोरकता ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल, आपको मैं इसको वैसे समझा दूंगा फोर्थ चार्ट के रूप में। यदि गर्भावस्था में जो माँ है ना, माँ क्या है? RH नेगेटिव के साथ। माँ क्या है? RH नेगेटिव। RH नेगेटिव से मतलब क्या हो गया कि माता के रक्त में RH कारक नहीं है। गर्भावस्था में माँ RH नेगेटिव है, और जो गर्भस्थ शिशु है जो माँ के शरीर में पेट में, वो है आपका RH पॉजिटिव। बताओ दोनों अलग अलग। माँ क्या है? RH नेगेटिव, और गर्भस्थ शिशु क्या है? RH पॉजिटिव है। तो भाई जो प्रथम प्रसव होगा ना भाई, शिशु का जन्म किस क्रिया के द्वारा होता है? तो प्रसव की क्रिया के द्वारा होता है। तो प्रथम प्रसव के समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रथम प्रसव के समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रसव के समय माता और भ्रूण का रुधिर आपस में क्या हो जाता है? मिल जाता है। क्योंकि प्रसव के समय माता व जो भ्रूण है इनका रुधिर आपस में क्या हो जाता है? मिल जाता है, आपस में मिल जाता है, तो ध्यान रखना है। यदि गर्भावस्था में मां क्या है? RH